सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6.3 को हल करेंगे। 6.3 में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया कि निम्न में से कौन कौन से युग्म समरूप है, और अगर समरूप है तो समरूपता की कसौटियां भी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समरूप क्या है ये तो हमने पहले भी समझा है 6.1 और 6.2 में, परंतु समरूपता की कसौटियां क्या क्या होती है ये उन्हें भी समझ लेते हैं। समरूपता की जो 4 कसौटियां होती है उनमें पहली है ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल। तीनों में क्या आएगा? एंगल। तीनों में एंगल अगर बराबर आता है तो समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है कि जैसे हमारे पास एक जैसी दो आकृतियां हमें मिलेगी, हमें क्या करना है? यदि उनके अगर मान लीजिए कोई अंदर एंगल है जो बराबर आ रहे हैं, कोण, ध्यान रखिएगा कोण बराबर आने चाहिए। भुजाओं में तो क्या होता है कि उनका सिर्फ अनुपात बराबर आना होता है, परंतु अगर कोण है तो कोण हमेशा क्या आने चाहिए? बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 30, यहाँ 70 है तो यहाँ पर भी 70, इस तरीके से अगर यहाँ 80 है तो यहाँ पर भी 80। तो अगर तीनों ही कोण बराबर आते हैं तो वो हमारा ए समरूपता कसौटी से आकृति क्या हो जाएगी? समरूप। दूसरा है ए। अब इसके अंदर दो ही एंगल, अगर मान लो दो कोण भी बराबर हो जाए तो भी वो समरूपता कसौटी से बराबर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए इसमें था 30 डिग्री तो इसका भी 30 था, इसका था 70 डिग्री तो इसका भी 70 था। अब दो एंगल बराबर हो तो हमें पता है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से यदि इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे, और ये दोनों तो हमें बराबर मिल ही रहे हैं, तो दोनों का जोड़ बराबर आएगा, तो तीसरा कोण बराबर आने वाला ही है। तो अगर ए भी हमें मिलता है तो उस समरूपता कसौटी से भी हमारी आकृति क्या हो जाएगी? समरूप। तीसरा है एस यानी साइड। देखो क्या होता है, कई बार आकृति में कोण नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए क्या होते हैं? भुजाएं होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां भुजा दी गई हमें 2 सेमी, यहां दी गई हमें 4 सेमी, यहाँ पे हमारे पास है 3 तो यहाँ पे है 6 सेमी, यहाँ पे हमारे पास है 5 तो यहाँ पे है 10 सेमी। तो हमें पता है कि अगर आकृति में कोई भुजा हमें दी गई, जैसे यहाँ पे है 2 अनुपात में दूसरे की उसी भुजा को हम लिखेंगे 4। पहले की भुजा हमें नीचे वाली 3 दी आधार तो इसका भी हम लिखेंगे 6। इसकी तीसरी भुजा में दी गई है 5 तो इसकी भुजा हम लिखेंगे जो दी गई है 10। तो हम देखते हैं 2 से 1 बार और 2 से 4 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 6 2 बार, 5 से 1 बार और 5 से 10 2 बार। सभी का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ऐसी आकृतियां क्या होती है? साइड यानी एस नियम से क्या हो जाते हैं? समरूप। ये हमने सर्वांग सम में भी इस्तेमाल किए थे, परंतु सर्वांग सम में बराबर ही होना चाहिए, यहाँ पे अनुपात बराबर होना चाहिए। और आखिरी है एस यानी साइड और ए यानी एंगल। किसी आकृति में ऐसा भी होता है कि भुजाएं हमें अनुपात में बराबर मिल जाती है और कोई भी एंगल हमें क्या मिल जाता है? बराबर। तो दो भुजाओं का अनुपात और तीसरी भुजा का एंगल, तो ऐसी आकृतियां भी क्या होती है? समरूप कहलाती है। तो आइए अब इसके साथ वाले जो हमें सवाल दिए गए उनको हम सॉल्व करते हैं इन्हीं कसौटियों के आधार पर। हमें यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें 2 आकृतियां दी गई है और दिया गया है इन आकृतियों में हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे हम नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए त्रिभुज हम लिख रहे हैं इसमें ABC, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि दूसरी आकृति को लेने से पहले हमें देखना है ए हमने लिखा है, ए पे एंगल कितना है? 60, तो हम वहां पे वही एंगल लिखेंगे जो यहाँ पे 60 डिग्री या बराबर आ रहा हो। नहीं बराबर हो तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो पी आ रहा है। दूसरा था बी पे आ रहा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हमारा क्यू पे आ रहा है। और तीसरा हमारा था 40 डिग्री सी, तो तीसरा आ रहा हमारा 40 डिग्री आर। तो त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे? ए पे हमारा एंगल आ रहा है 60 डिग्री और इधर ए के बराबर कौन सा आ रहा है? पी। दोनों 60 डिग्री आ ही रहे हैं। ऐसे ही हम लिख देंगे दूसरा बी किसके बराबर है? क्यू के।
और हमने जो इस तरीके से लिखा तो हमें पता रहेगा ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है, तो हमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। सी के बराबर में है आर 40 डिग्री, तो तीनों ही कोण बराबर हो तो हमारा ए समरूपता कसौटी की वजह से क्या हो गया है, हमारी जो आकृति थी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो इस प्रकार से हम समरूपता कसौटी को ध्यान रखते हुए सवालों को हल कर सकते हैं। जैसा इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एंगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं ए बी सी। तो हमें एक चीज बताना चाहिए, दूसरी आकृति में हमें क्या करना है। देखो ए बी लिखा हमने पहले, ए बी के बीच में 2 आ रहा है, तो 2 के अनुपात में यहाँ पे कौन सी भुजा आ सकती है, 4 क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा हमने लिखा है ए बी के बाद सी, बी सी 2.5 का यहाँ पे हमारा आ सकता है समरूपता की कसौटी में 5, यानी कि आर पी, क्यू आर पी। और आखिरी भुजा ए बी सी के बाद होगी सी ए या ए सी 3 सेमी, और हमारी क्यू आर पी के बाद होगी पी क्यू 6 सेमी। तो ये समरूपता कसौटी में आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास भुजाएं, क्योंकि एंगल तो है नहीं, तो पहली भुजा हमने ए बी ली है, तो ए बी कितनी है हमारे पास, 2 सेमी है। हम इसी को वहां पे लिख देंगे कि हमारा ए बी कितना है, ए बी सबसे पहले हमें दिया गया है 2 सेमी, और ए बी भुजा के अनुपात में कौन सी भुजा आ रही थी हमारी, ए बी के अनुपात में आ रही थी हमारी क्यू आर। अगर ऐसा ही नहीं समझ आए तो हम देख सकते हैं ए बी के अनुपात में क्यू आर आ रही है, और अनुपात यानी कि बट्टे में कितनी थी, 4 सेमी। इसको हम हल करेंगे। साथ में हमें यहाँ पे दिया गया दूसरा ए बी के बाद है बी सी, बी सी के अनुपात में कौन सा है, क्यू आर के बाद आर पी। तो ध्यान से देखेंगे बी सी हमारे पास कितनी है 2.5, तो आर पी हमारे कितनी है 5, और आखिरी होगी हमारी ए बी और बी सी के बाद सी ए। सी ए हमारी कितनी थी 3 सेमी, और ऐसे ही हमारी यहां हो गई थी क्यू आर, आर पी के बाद पी क्यू। पी क्यू हमारी भुजा कितनी थी 6 सेमी। अब सभी का अनुपात देख लो, 2 से 1 बार, 2 से 4 2 बार, 2.5 से 1 बार, 2.5 से 5 2 बार। पॉइंट हटा के आप हल करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 3 से 1 बार, 3 दूना 6 बार। सभी का अनुपात क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब सभी का अनुपात इक्वल आएगा तो हमें पता चल गया है ये भुजाती। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रिपल एस। ये होगी हमारी समरूपता कसौटी, और इस आधार पे हमारी आकृति क्या हो गई है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूआर पी के। तो इस प्रकार से हमारी आकृति ये हो जाएगी कंप्लीट। इसी प्रकार तीसरी आकृति हम लेंगे। यहां पर भी आप नाम लिख सकते हैं जो हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास है MPL है। मान लीजिए आपने आकृति ले ली त्रिभुज और लिख लिया हमने MPL। तो दूसरी आकृति को हम कैसे लेंगे, आइए समझते हैं। हमने लिखा MP है 2 सेमी। 2 सेमी के अनुपात में यहाँ पे भुजा 4 सेमी आ सकती है, तो ये क्या आ रहा है ED। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ED। फिर MP के बाद हम लिख रहे हैं L यानी 3 सेमी। तो यहाँ पे 3 सेमी के अनुपात में कौन सी भुजा आ रही है, 6 सेमी। तो हम लिखेंगे EDP, माफ कीजिएगा F है ये, EDF। और आखिरी देखो MPL के बाद आ रही है LM 2.7, और यहाँ पे EDF के बाद आ रही है FP 5 सेमी। अब वो अनुपात बने ना बने, भुजा तो हमारी तीसरी यही बन रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले कि हमारी पहली भुजा क्या बनी थी, MP। वैसे आप कोई भी पहली भुजा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। MP यहाँ पे पहली भुजा बनी थी ED, कितनी थी 4 सेमी, तो 2/4। इसी के साथ हम दूसरी वाली भुजा देख लेते हैं। दूसरी हमारी थी MP के बाद L, PL
PL कितनी थी हमारी 3 सेमी, और वहां पे थी EDF कितनी 6 सेमी, और आखिर में हमारी थी MPL के बाद LM 2.7 सेमी, और यहां पे थी हमारी EDF के बाद FE 5 सेमी। अब हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर देखना है कि यहाँ पे तो हमारा 1 और 2 अनुपात आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 1 और 2 अनुपात, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम तीसरे को हल करने जाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 आ जाएगा, और ये हमारा कट नहीं रहा है, पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमारी तीनों भुजाएं बराबर आ रही है अनुपात में? यहाँ पे हमारी तीनों भुजाएं अनुपात में बराबर नहीं आ रही है, तो हम लिख देंगे कि तीनों भुजाएं अनुपात में बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। तो यहां पे कसौटी की फिर आवश्यकता ही नहीं है, जब आकृति समरूप नहीं है तो हमारा सवाल वही हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ध्यान से देखते हम। यहां पे एक एंगल दिया गया है और उसके ही साथ में 2 भुजाएं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया वही लिखेंगे। हम कर लेते हैं, पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं। MNL, मान लीजिए हमने लिया आकृति को MNL, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, हमारा M पे एंगल बन गया, तो हम पहले एंगल वाला ले लेते हैं Q। वैसे आप अगर चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं NML। अगर आप इसको लेते हैं इस तरीके से कि NML, तो हम देखते हैं हमारा बीच में एंगल आ रहा है, तो इस तरीके से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से लेना है कि फिर एंगल हमारा बीच में है। जैसे मान लीजिए मैंने MN ले दिया, तो NM हमारी भुजा रही है 2.5 सेमी, तो हमारी भुजा इस प्रकार से उसका अनुपात बराबर आ जाए, हम कैसे लेंगे PQ। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे PQ, ताकि बीच वाले हमारा एंगल भी बन जाए। तो आखिरी नाम हमारे सामने पड़ा है L, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिया PQ, तो आखिरी नाम हमारे लिए क्या बचा हुआ है R। तो इसी में हम देखेंगे, पहले तो भुजा आ रही थी हमारी NM, और यहां पर भुजा कौन सी आ रही थी हमारी QP, या PQ भी आप लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे ज्यादा, आप इसे PQ भी लिख सकते हैं। NM हमारी भुजा थी 2.5 सेमी और PQ हमारी भुजा कितनी थी 5 सेमी। अब अगला हमारे पास कौन सी भुजा दी गई थी ML, यहां हम लिख देंगे ML, और यहां पे हमारी कौन सी भुजा थी दूसरी आगे वाली QR। ML हमारी थी 5 और QR हमारी थी 10, और आखिर में हमें क्या दिया गया था यहाँ पे एंगल। एंगल हमारा कौन सा था यहाँ पर, एंगल हमारा था यहाँ पर M, और इधर हमारा एंगल था Q, और ये तो हमें दिख रहा है 70 डिग्री। एंगल के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, हाँ इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे पॉइंट हटाओ तो आप काट के भी दे सकते हो, 2.5 से 5 जाएगा 2 बार, और 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो अनुपात दोनों भुजाओं का क्या आ गया बराबर, एंगल भी बराबर है। तो ये हमारा रूल कौन सा लग गया, SAS, समरूपता कसौटी। तो हमारी आकृति जो थी त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस प्रकार से हम सवालों का आसानी से हल कर सकते हैं। आकृति नंबर 5 हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया BAC, और दूसरी आकृति अब हमें कैसे लेनी है, हमें बीच में एंगल लाना है, तो बीच में एंगल हमें लाना पड़ेगा FF आएगा बीच में। आगे पीछे कैसे आएंगे वो समझ लेते हैं। हमने लिया BA यानी 2.5 सेमी, तो उसके अनुपात यहाँ आएगा 5 सेमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में क्या ले लेंगे, यहाँ पे D और F हो जाएगा, तो F बीच में आ गए तो आगे ले लेंगे D, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा था, यहाँ पे BA के बाद C बचा था, यहाँ पे DF के बाद E बचा है। ये हमारी दोनों आकृतियां हो गई है। अब इन दोनों आकृतियों में क्या बदलाव करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उसी सवाल की तरह यहाँ पर भुजाएं दी गई है, तो पहली भुजा थी BA, और ये अनुपात में किसके बराबर आ रही है, DF के।
और आ रही है यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे आ रही है 5। ऐसे ही हम आगे देखेंगे दूसरा अनुपात हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा दूसरा अनुपात, जो साइड आ रही है हमारी वो आ रही है यहाँ पर। तो अब देखती है बी ए के बाद हमारा आ रहा है ए सी, और यहाँ पे हमारा आ रहा है डी एफ के बाद एफ ई। तो देखिए ए सी तो हमें दिया गया ही नहीं है, ए सी का तो ऐसे ही रहेगा, और एफ ई हमें कितना दिया गया है 6 सेमी। तो क्या ये अनुपात में इसके बराबर आ रहा है, ये तो इसके अनुपात में बराबर नहीं आ रहा है। तो जब भुजा ही बराबर नहीं आ रही है तो आगे वाला एंगल हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्यों बराबर नहीं आया, क्योंकि हमने इस प्रकार से लिया था कि हमें एंगल बीच में रखना था, हमने इस प्रकार से लेकर एंगल बीच में रखना था ताकि हमारा अनुपात क्या आ जाए, एंगल क्या आ जाए बराबर। और अनुपात जब हमने देखा तो वो बराबर आ नहीं रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का छठा। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमें दिख रहा है, इसमें हमें 2 कोण दिए गए हैं, लेकिन जब मैंने अभी बताया भी था आपको, जब 2 कोण दिए तो उसे ही बराबर कर सकते हैं और उसकी वजह से हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि ये अपोजिट साइड के 2 एंगल्स हमें नहीं दिए गए। अगर 2 एंगल्स यही दिए होते तो हम इन 2 की बात करते हैं, लेकिन अभी अपोजिट साइड के नहीं दिए गए तो हम क्या करेंगे, पहले इनको निकाल सकते हैं, और उनको निकालना बड़ा आसान है। हमें पता है कि हमारे पास जब एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, द सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोण ई, एफ और डी, तीनों का योग 180। और जब हमें पता है, जो हमने पहली क्लासेस में भी किया है, कि तीनों कोणों में जब भी कोई कोण ना दिया गया हो तो उसको छोड़ के बाकी 2 कोणों का हम जोड़ देंगे, तो 80 और 70 होता है 150, और तीनों का योग 180 होता है। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। ये हम निकाल कर भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, चूंकि मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि पहली कक्षा में थे, और ये आप कर सकते हैं, ये हमें करना होगा। इसमें भी सेम ही थिंग हमें करनी पड़ेगी कि एक त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का योग 180, 2 कोण जो हमें दिए गए उनको जोड़ दो, 80 और 30 हो गया 110। 110 जब हम 180 में से घटाएंगे तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा 70। अब हम ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ आकृतियां दी गई है, ये हमें करके भी दिखाना है कितने 30 और 70 कैसे है, दोनों का जोड़ और 180 में से माइनस। अब हम करेंगे यहाँ पर त्रिभुज आकृति जो हमारे पास है डी ई एफ, वह दूसरी आकृति होगी हमारी पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है, यहां पर डी हमारा कितना है 70 डिग्री, और 70 के बराबर कौन सा है यहाँ पर P। यहां से भी हम देख सकते हैं। दूसरा है E, Q के बराबर है, क्योंकि E हमारा 80 डिग्री और Q भी हमारा कितना है 80 डिग्री। और आखिरी F बराबर आ रहा R के, F कितना हमारा, और R कितना हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से क्या हो गई, ये आकृति समरूप हो गई है, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2, हमें यहाँ पे एक आकृति दी गई है और आकृति में हमें बोला गया है कि ओ डी सी, हमारे पास ये त्रिभुज है ओ डी सी, ये वाली आकृति हमारी ओ बी ए के समरूप है। ओ बी ए यानी आमने सामने वाले दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूपता कसौटी हम पहले भी समझ चुके हैं कैसे समरूप होता है। और ये कह रहा है बी ओ सी ये 125 डिग्री हमें दिया गया है, और सी डी ओ 70 डिग्री हमें दिया गया है। एक चीज हम समझ लेते हैं नॉर्मली, कि हमने पहले भी समझा, जब हमारी आकृति त्रिभुज समरूप है तो हम समझते हैं ओ के, यानी ओ का एंगल जो है वो ओ के एंगल के बराबर आएगा। डी का एंगल आएगा हमारे बीच में, यहां पर कौन है बी, तो डी का एंगल हमारे बी के बराबर आएगा। अगर ये बी पूछ लेता, जैसे इसने अभी पूछा हमसे ओ ए बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अगर ये पूछ लेता ओ बी ए,
तो ये वाला एंगल तो हम इजीली बता देते हैं क्योंकि ये इक्वल आएगा, क्योंकि समरूप है, समरूपता के एंगल तो बराबर होते हैं। अब ये सी वाला अगर निकल जाए तो हम ये वाला भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें कौन कौन से एंगल चाहिए। हमें सबसे पहले तो निकालना है डीओसी, 3 एंगल निकालने, तो हम डीओसी ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन के अंदर, जो डीओसी है वो तो हम जरूर रखेंगे क्योंकि वो तो हमें निकालना है। अब डीओसी कहाँ बन रहा है, डीओसी ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है, ये रहा। इसको निकालने का सिंपल तरीका, पहले त्रिभुज ना ले, ये कहाँ बन रहा है, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण होता है रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म कितने डिग्री का आता है, 180 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं उसमें एक तो हमारा DOC ये बन रहा है और दूसरा बन रहा है BOC ये वाला एंगल BOC, और दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा, रेखिक युग्म या एक रेखिक जो सीधी रेखा होती है उस पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे DOC तो हमें ज्ञात करना है और BOC हमें पहले से दिया हुआ भी है और यहाँ दिख भी रहा है 125 बराबर में 180। तो हमें क्या करना है, DOC तो ज्ञात करना है और 180 है, ये प्लस का 125 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का। तो DOC कितना आ गया हमारा, माइनस करेंगे तो आ रहा है 55 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा पहला एंगल तो निकल गया। अब हमें दूसरा कौन सा चाहिए, DCO। DCO ये वाला एंगल चाहिए और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी आकृति त्रिभुजाकार आकृति को लेना पड़ेगा। तो त्रिभुजाकार हमारा बन रहा है DOC, जैसे भी आप लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, त्रिभुज आप ले रहे हो तो हमने लिख लिया DOC या हमने लिख लिया ODC। इसमें हम ध्यान से देखते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर हमें एक एंगल हमारे पास ये रहा 70 डिग्री का, दूसरा ये तो हमें ज्ञात करना है जिसका नाम क्या था TCO, ये हमें ज्ञात करना है। और तीसरा एंगल कौन सा है, ये O वाला, जिसको हम कह सकते हैं DOC भी कह सकते हैं, ये वाला एंगल। त्रिभुज इतना ही लिया जा रहा है तो O वाला इतना ही एंगल आएगा। और ये कितना है, ये हमने अभी ज्ञात किया था, सीधी रेखा से घटाकर 55 डिग्री। और त्रिभुज के 3 कोणों का योग ले रहे हैं तो कितना 180 डिग्री। कारण लिख देंगे कोण योग गुणधर्म, यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है उस वजह से ये 180 डिग्री आ रहा है। तो पहला 70 डिग्री और 55 डिग्री जोड़ने पे कितना आ गया 125। और हमारा DCO तो हमें ज्ञात करना है, वैसे का वैसा रहेगा, बराबर में 180 डिग्री है। ये DCO है बराबर 180 है, प्लस का 125 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का। और DCO बराबर में कितना आ गया, माइनस करने पर 55 डिग्री। तो दूसरा एंगल भी हमारे पास आ चुका है। तीसरा हमें ज्ञात करना है OAB ये वाला एंगल। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया था ODC समरूप है OBA के, यानी आमने सामने वाले त्रिभुज। हमें एक चीज पता है, जब भी आकृति समरूप होती है तो उसमें या तो भुजाएं अनुपात में या एंगल बराबर होते हैं। भुजाएं हमें नहीं दे रखी है, मतलब एंगल का सवाल है। तो एंगल देखिए, इसमें पहला है O के बराबर होगा, जितना O यहाँ पे आया उतने O यहाँ पे रहेगा। दूसरा हमारे पास है D, वो B के बराबर होगा। ये D वाला 17 तो B वाला भी 17 आ जाएगा। अब आगे वाला है C किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। C मतलब ये, यानी DCO हमने अभी ज्ञात भी किया था 55 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा A के, यानी OAB के। तो हम लिख देंगे DCO बराबर है OAB। DCO हमारा कितना था 55 डिग्री, तो OAB हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। कारण क्या रहेगा, AAA समरूपता कसौटी की आधार पर आकृति जो समरूप थी उसके कोण हमारे पहले 2 बराबर आते, तीसरा भी क्या आ जाएगा बराबर। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ दिया गया एक समलंब चतुर्भुज बनाइए ABCD। जैसे हमने पहले ही बनाए समलंब चतुर्भुज, हमें पता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ऐसी कोई भी एक आकृति बना दीजिए 4 भुजाओं से घिरी हुई जिसमें 2 भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज होता है। नाम इसने हमें बताया है, नहीं बताया तो हम कुछ भी लिख सकते थे। ABCD दिया तो हम ABCD लिख लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ABCD के अंदर विकर्ण है, विकर्ण इस प्रकार से खींचे जाते हैं जो AC और BD, A से लेके C और B से लेके D पर है, जो O पे काट रहे हैं। तो बीच वाले बिंदु का नाम भी हमें खुद से नहीं रखना है, इसने दिया वही रखना पड़ेगा। नामांकन करने के बाद हमें क्या करना है, ये कह रहा है इसमें से 2 त्रिभुज लीजिए
और उनकी समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाना हमें ये है कि ओ से लेके ए, ओ से लेके ये वाली भुजा ओसी के इसके और बराबर होती है अनुपात में ओबी और ओडी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिसमें ये भुजाएं आ जाए। तो वैसे लेने के लिए तो हमारे पास ये आकृति भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। परंतु हम समांतर भुजाओं के साथ वाले त्रिभुज लें तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आकृति ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे हमें दर्शाना क्या, सिद्ध क्या करना, वो हमें दिया गया है, वही सिद्ध करना है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले आकृति ले लेते हैं त्रिभुज। हम ले लेते हैं एक तो ले लेते हैं ओ ए बी और वह दूसरी ले लेते हैं हमारी ओ सी डी। दोनों आमने सामने त्रिभुज लिए। इन दोनों त्रिभुजों में हमें एक चीज पता है कि पहले से इसके अंदर आपके पास जो एंगल्स होते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं ओ ए बी ये वाला एंगल, तो वो हमेशा ओ सी डी के बराबर होगा। कारण क्या रहेगा ये वो देख लेते हैं। पहले हमारा एंगल क्या है, ओ ए बी, एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है, ये हमारा बराबर हो रहा है दूसरे वाला एंगल क्या है, ओ सी डी के। अब मैंने यही क्यों लिया और ये बराबर कैसे हुआ, ये हुआ एकांतर कोण से। ये भी हमने पहले छोटी क्लासेस में 6th में 7th में 8th में हमने काफी बार पढ़ा हुआ है कि जो ये इस प्रकार से जड़ में एंगल जो बनते हैं वो हमेशा एकांतर कोण होते हैं, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर बन रहा है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर, चाहे कितना डिग्री भी दिया हो चाहे नहीं दिया गया हो। अगर समांतर भुजाएं हैं तो उनमें एकांतर कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। तो हमारा पहला एंगल तो बराबर हो गया है। सेम ऐसे दूसरा एंगल देखो, हम ये देख सकते हैं ओ बी ए ये वाला और इधर ओ डी ए ओ डी सी ये वाला। नाम लिख लेते हैं हम, पहले वाला है ओ बी ए, बीच वाले पे एंगल रहेगा, और इधर है ओ डी सी, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण। क्योंकि हमें पता है जड़ में बनने वाले एंगल होते हैं एकांतर कोण, और समांतर भुजाएं हैं तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2 के बाद तीसरी चीज, तीसरा भी एंगल ही लेते हैं हम, क्योंकि भुजा तो वैसे भी नहीं दी गई है। हम ले लेते हैं ए ओ बी ये वाला एंगल, ए ओ बी बराबर है, बीच में ओ को रखना है तो हम लिख लेते हैं डी ओ सी या सी ओ डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा एंगल रहेगा, ये हमारा रहेगा शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। शीर्षाभिमुख कोण को हम नॉर्मली अगर लैंग्वेज में बोले तो हम कहते हैं पीठ के पीछे लगने वाला कोण। ये कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो तीनों कोण बराबर हैं तो हमारी समरूपता कसौटी हो गई है ए। और इस समरूपता कसौटी से हमारा जो त्रिभुज हमने लिया था, कौन सा लिया था, ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी आकृति समरूप हो तो हम समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, और अगर वो भुजाएं हैं तो समानुपाती होती हैं, और हमें इस त्रिभुज में भुजा कौन सी ज्ञात करनी है वही लेंगे। हमें ज्ञात करनी है इस त्रिभुज में तो ओ से लेके ए, तो हम लिख देंगे ओ से लेके ए। ये दूसरे त्रिभुज की भुजा कौन सी रहेगी, ओ से लेके सी के, और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या थी, बी से लेके ओ, और दूसरी भुजा दूसरा त्रिभुज के ओ से लेके डी के क्या रहेगी, बराबर रहेगी अनुपात में। अंत में हम यहाँ इति सिद्धम का प्रयोग कर देंगे, इंग्लिश में हेंस प्रूफ का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा ये सवाल क्या हो गया है, कंप्लीट। सवाल नंबर 4, हमें यहाँ पर सवाल नंबर 4 में आकृति सामने दे दी गई है और सामने में दिया गया क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर बराबर है अनुपात में, और कोण 1 और 2 भी बराबर है। तो सबसे पहले हम कोण 1 और 2 को देखते हैं कहाँ पर है। कोण 1 तो ये रहा और कोण 2 हमारा ये रहा, आर पे अंदर की तरफ बन रहा है। तो अगर हम त्रिभुज लें पी क्यू और आर तो हमारे पास क्या होगा, कोण 1 तो आ ही जाएगा और पी क्यू आर में हमारा कोण 2 भी आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक आकृति में काफी त्रिभुज हो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
जो हमें दिया गया उसी के अनुरूप हम लेंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। हम कोण 1 और 2 को ले रहे हैं अभी, उसको बाद में ले लेंगे। तो कोण 1 और 2 हमारे सामने है, जिस भी आकृति में आ रहे हैं हम उसी को लेंगे, बाकी को भूल जाइए। तो पी क्यू आर में देखो ध्यान से हमें दिया गया है कोण 1 और कोण 2 बराबर है। अगर हम इस आकृति को मैं अगर इतना ही बनाऊं रफली कि P है, नीचे Q है और इधर R है, यहाँ पे कोण 1 बन रहा है Q पे और R पे बन रहा है 2 कोण। दोनों कोण इस आकृति में बराबर है और हमने पहले भी सीखा है कि जब हमारी भुजाएं, माफ कीजिए कोण जब बराबर होते हो तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या होती है, ऑलरेडी बराबर ही हो जाती है पहले से। तो देखो अगर कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, यानी पी क्यू बराबर किसके आ गई है, पी आर के। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू भुजा किसके बराबर आ गई है, पी आर के। एंगल नहीं है, भुजा है ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम करते हैं त्रिभुज। हमें लेना है पहले बड़े वाला और फिर छोटे वाला, दोनों लेने। तो देखो बड़े वाला त्रिभुज तो हमारा ये बन रहा है टी क्यू आर और छोटे वाला बन रहा है पी क्यू एस। तो हम क्या करते हैं दोनों आकृतियां ले लेते हैं। एक बार हमने ले लिया पी क्यू एस छोटे वाला त्रिभुज, 1 नंबर चित्र ये, और दूसरा हमने ले लिया त्रिभुज बड़े वाला टी क्यू आर पूरा बड़ा। इसमें हमें एक चीज तो हमें पहले से दी गई है, क्या दिया गया है, क्यू आर बटे में क्यू एस, और ये बराबर किसके है, अनुपात में क्यू टी बटे पी आर के। ये हमें पहले से बराबर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज के अंदर ज्यादा बदलाव ना करेंगे, पहले वाले सेम रखेंगे क्यू आर बटे में क्यू एस, और बाकी पे ध्यान देंगे क्यू टी भी ठीक है। लेकिन हमने समीकरण 1 के अंदर एक चीज की थी कि हम पी आर के बराबर में हमने किसको किया था, पी क्यू को। तो हम पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू। अब ध्यान से देखिए क्यू आर कहाँ है, क्यू आर हमारा ये रहा बड़े वाले त्रिभुज में है, और उसके अनुपात में हमारी कौन सी भुजा आ रही है, छोटे वाले त्रिभुज के क्यू एस आ रही है। ऐसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में क्यू टी और छोटे वाले त्रिभुज के अंदर पी क्यू, ये दो भुजाएं अनुपात में आ रही है बड़े और दोनों छोटे दोनों त्रिभुज के अंदर। तो हमें एक चीज तो समझ आ गई है, दो भुजाएं तो अनुपात में क्या आ रही है, बराबर। अब तीसरी चीज हमें चाहिए अनुपात में बराबर करने के लिए, तो वो हम एक चीज यहां से निकाल सकते हैं। हम दोनों के अंदर एक चीज कॉमन देखें तो वो ये है कि पी क्यू एस के अंदर ये क्यू आ रहा है और टी क्यू आर के अंदर भी क्यू वाला कोण आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू एस बराबर है टी क्यू एस। कारण क्या रहा, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो अब ध्यान से देखिए हमारा क्या बना है, यहाँ पर दो भुजाएं समान अनुपात में आ रही थी और एक कोण आ रहा, तो ये रूल हो गया अस्य अस, और अस्य अस की वजह से समरूपता कसौटी में हमारी आकृति क्या हो गई है, समरूप हो गई है। और समरूप हुई है हमारी, एक हमने लिया था छोटे वाला त्रिभुज, एक लिया था बड़े वाले त्रिभुज। तो छोटे वाले का नाम हमारा क्या था, त्रिभुज पी क्यू एस, जो हमने यहाँ लिखा भी था, और समरूप है हमारा दूसरा त्रिभुज बड़े वाला टी क्यू आर के। हमसे यही तो पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमारा सवाल क्या होता है, कंप्लीट। सवाल नंबर 5, हमें यहाँ दिया गया है एक त्रिभुज लेना है हमें पी क्यू आर, और हमें क्या करना है, उसके अंदर भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु अंकित करने हैं एस और टी। तो ऐसी आकृतियां जो हमें दी नहीं जाती, हमने पहले ही बोला था इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। हम एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, और वो हम बना सकते हैं। और इस पे हमें क्या करना है, पी क्यू और आर ये नाम अंकित कर देने, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पे पी आर भुजा दिख रही है, ये रही पी आर भुजा, और दूसरी है क्यू आर भुजा, ये रही क्यू आर भुजा। हमें क्या करना है, इन दोनों ही भुजाओं पर क्रमशः दो बिंदु अंकित करने हैं। क्रमशः का मतलब पहले पी आर, तो पी आर भुजा पे बिंदु हो गया एस। अब वो बीच में है नहीं है वो इसने नहीं बताया कि मध्य बिंदु है या नहीं है, पर बिंदु है तो हम बिंदु हम अंकित कर देते हैं। उसके बाद ये कह रहा है अगली भुजा है क्यू आर, उस पर क्रमशः दूसरा बिंदु है टी, तो क्यू आर पे बिंदु कौन सा आ गया, टी। हमें क्या करना है, इस प्रकार से स्थित है तो इनको मिला भी देते हैं। ये मध्य बिंदु नहीं है, ये सिर्फ बिंदु है।
तो इसमें जो आपका कोण P बन रहा है ये रहा, ये वाला आर टी एस के बराबर है, और ये पहले से दिया हुआ है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ त्रिभुज आर पी क्यू, ये आर पी क्यू बड़े वाला और आर टी एस ये छोटे वाला, इन दोनों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए हमने कसौटियां देखी थी, कोई भी अगर हमारी समरूपता कसौटी लगती है तो हम आकृति को समरूप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमें त्रिभुज कौन से लेने हैं। एक तो चाहिए हमें आर पी क्यू, दूसरा हमें चाहिए त्रिभुज आर टी एस। इसके अंदर हमारा क्या है, देखो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये कोण P, छोटे वाले त्रिभुज में कोण आर टी एस। कितना इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमें क्या दिया है। अब हम क्या करते हैं, पहली चीज तो हमारी होगी, अब हमें दो चीज और देखनी है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दूसरे के अंदर हमारा आता है बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये हमारा आर आ रहा है आर पी क्यू में, दूसरा छोटे वाला आर टी एस में भी हमारा आर आ रहा है। तो दोनों के अंदर आर क्या हो गया हमारा, कॉमन। ये क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ हो गया, यानी कॉमन हो गया है। तो अब हमें एक चीज पता है कि हमारी जो भी आकृति होती है उसके अंदर यदि हमने एक समरूपता कसौटी देखी थी कि आपने दो एंगल भी बराबर कर दिए हैं, तो ये भी हमारी एक समरूपता कसौटी होती है और हमारी आकृति क्या हो जाती है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप दूसरी आकृति आर टी एस के। तो इस प्रकार से हमारी सवाल नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।